आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर सर, डेप्यूटी डायरेक्टर सर और आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप सभी से स्टूडेंट से फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ पाई और बिना विलंब किए हुए मैं आज का टॉपिक बताती हूँ कि आज का टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इसका नाम है पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? एक्चुअली ये है कि जो हमारा जो एटीट्यूड होता है और जो भी हमारा बिहेवियर होता है किसी भी सिचुएशन में, और हर इंसान का एक दूसरे से अलग होता है, इसी को पर्सनैलिटी या आपका व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। तो जो आप सोच रहे हैं, जो भी थिंकिंग है, फीलिंग है, या उन सब का मिला जुला के जो भी जिस तरह से आपने एक्ट किया, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो पर्सनैलिटी की आज मैं ये थोड़ा सा मैं गाइडलाइन देना जा रही हूँ कि पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगी, पीयर रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, बिहेवियर के बारे में बात करूंगी, कौन से ट्रेड्स आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, और सोशल कॉग्निशन और एग्रेशन, वायलेंस, इन सब के बारे में बात करूंगी। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए मैं जितना ज्यादा कर सकती हूँ उतना करूंगी आपके लिए कवर की है। तो पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये कहाँ से शब्द आया? ये एक लैटिन वर्ड है, इसका पर्सोना, इसका मीनिंग है मास्क। तो हम सब जो स्टेबल फीलिंग्स रहती हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके जो थॉट्स हैं, जो भी आपके विचार चल रहे हैं, उस तरह से आपका जो बिहेवियर रहेगा, उस हिसाब से आप एक्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी शांत स्वभाव की है, इसकी थोड़ी एग्रेसिव टाइप की है। तो क्या इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी कभी चेंज हो सकती है? तो जी हाँ, पर्सनैलिटी हमारी चेंज होती है। पर्सनैलिटी, क्योंकि हम एवरी डे वी आर चेंजिंग, क्योंकि हमारी नॉलेज चेंज हो रही है, हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं, हम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इन सबको जब मिलाते हैं तो हाँ, हमारी पर्सनैलिटी, अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके थॉट्स हैं, थॉट्स आपके इमोशंस क्रिएट करते हैं, और जब ये मिलते हैं तो आपका एक बिहेवियर होता है, तो इसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो पर्सनैलिटी, जैसे कि हम देखा जाए कि किसी हर इंसान की पर्सनैलिटी हमेशा एक समान नहीं रहती। आप देखेंगे कि ऑफिस में दूसरे तरीके से वही इंसान बिहेव कर रहा है, घर में दूसरे तरीके से कर रहा है, दोस्तों के संग दूसरे तरीके से कर रहा है, क्योंकि ये सब पर्सनैलिटी, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर जगह हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल को एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए काम आती है। ये अगर आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो आपको थोड़ा रिड्यूस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, और आप बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बना सकते हैं। तो पर्सनैलिटी अकेले एक इंसान के व्यक्तित्व से नहीं होती। पर्सनैलिटी आप अपनी सुधार सकते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, वो उसमें उन्नति होगी। तो कैसे कर सकते हैं हम? सोसाइटी अकेले, जैसे मैंने कहा, सोसाइटी एक चीज नहीं होती है, आप उसमें हम सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं। सो कैसे करेंगे? हर इंसान का पहले हम अपना व्यक्तित्व सुधारेंगे, तो फुल पोटेंशियल जितना हम में है हम उतना पहुंच पाए। सोसाइटी हमें, हाँ, हर सोसाइटी को कैसे नापा जाता है कि भाई अच्छी सोसाइटी है, जहां पर एक सुरक्षा मिले, जहां पर सफलता मिले, वह सोसाइटी अच्छी मानी जाती है, ठीक? उसके लिए हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हम सबको एक समान समझें और अपने में इन्वेस्ट करें। कैसे इन्वेस्ट करें? जैसे अपनी नॉलेज गेन करके अपने में इन्वेस्ट करें। हमारे एक ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करें, उनके लिए हम मेहनत करें, और एक इक्वलिटी रहे कि भाई अमीर गरीब में ना रहे, जाति का भेदभाव ना रहे, तरह के सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, इन सब में एक इक्वलिटी होनी चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, सबको भाई अपनी जो भी उनकी स्किल डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर एक इंसान हेल्दी है, पढ़ा लिखा है और स्किल्ड है, अपनी वर्क फोर्स और अपने लिए, फैमिली के लिए कमा पा रहा है, अपने लिए कमा पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी फैमिली सफल होगी और साथ साथ हमारा समाज विकसित होगा। सो फैमिलीज will do well, but at the end of the day society will be benefited. तो पर्सनैलिटी को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई कैसे पर्सनैलिटी, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी बनाती है?
तो इसके कुछ फैक्टर्स मैंने लिए हैं, जैसे कि हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, कल्चर है, फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड है। नाउ हेरिडिटी तो एक जैसा आप जानते हैं कि भाई जैसे हमारी आंख है, नाक, कान, मुंह, जैसे स्किन कलर, जैसा हमारा पेरेंट्स का रहा है या हमारे एंसेस्टर्स का रहा है वैसा ही आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स का रहा है उस हिसाब से आएगा। लाइक जैसे कि भाई किसी की 6 फिंगर हो गई तो दैट इज हेरिडिटरी, ठीक है। लेकिन इसको एक नेचर, हेरिडिटरी एनवायरनमेंट को नेचर और नर्चर के नाम से भी जाना जाता है। सो ये तो नेचर हो गया कि भाई किसी की 6 उंगली है तो वो नेचर से आ गया, लेकिन नर्चर मीन्स कुछ चीजें हम उन्हें डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को फॉरेन लैंग्वेज कोई सीखनी है, ठीक है, तो अब या कोई हिंदी या इंग्लिश माहौल में पूरा रह गया, जैसे कि अब कोई इंडिया में है और अमेरिका में आया, भले ही उसे कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन अगर वो साथ में रहा, सिर्फ समझना जल्दी शुरू कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से उसकी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है कि उसमें आपको अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं। तो कुछ चीजें हम हेरिडिटरी होती हैं, कुछ एनवायरमेंट से होती हैं। सिमिलरली अगर आपके घर में माहौल अच्छा है, आपका पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। कहाँ आप रह रहे हैं, कैसे लोगों से आपका मिलना जुलना है, उससे आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। फिर सिचुएशन, आपके जीवन में कैसी सिचुएशन आई है, किसी के में कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसमें मानसिक तनाव होता है, मानसिक सोच बदल जाती है, तो आप किस तरह से लोगों से डील कर रहे हैं। तो कई बार आपको सपोर्ट और एंकरेजमेंट अपने घर से मिलता है, समाज से मिल रहा है, अड़ोस पड़ोस से मिल रहा है, तो आपकी सोच अलग तरीके से होगी, थोड़े पॉजिटिव आप ज्यादा रहेंगे। और अगर आप थोड़े से परेशान हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, या आपके जीवन में कुछ ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी कुछ विषम परिस्थितियां आई जिससे काफी एक नकारात्मक सोच भी कई बार डेवलप हो जाती है। दोनों तरह की सोच होती है उसमें। कई बार लगता है कि नहीं हमारे साथ हुआ, हम दूसरे के साथ ना करें, लेकिन एक एक सोच होती है क्योंकि उस एक्सपीरियंसेस एक जहन में आ चुके हैं। और कल्चर, कल्चर के लिए तो हमारे जो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्यूड, उन्होंने तो ही हैड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, कि भाई क्योंकि अब जैसे हमारे रिलीजन में है कि भाई हम अब गीता, अगर जो हिंदू लोग हैं भाई गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसमें कैसे प्रेम की भावना को दर्शाया है और दिखाया है, जीवन में कैसे जिया है, सिर्फ दर्शाया नहीं वैसे जिया है, कि कैसे प्रेम की भावना को लेकर बताया है, त्याग बताया है, देने की भावना को बताया है, ईश्वर पर अटूट विश्वास बताया है, एक सुपर नेचुरल पावर है जो आपके लिए हमेशा आपके साथ रहती है। तो एक रिलीजन का इंपॉर्टेंस है। कल्चर है कि भाई हमारी भाषा है, हमारा जैसे हमारा खाना पीना है, और जो हमारे त्योहार हैं, जिस तरह से हम उठते बैठते बात करते हैं, तो इस सोसाइटी में ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और ये जिस तरह की कल्चरली ऐसा कहा गया है कि अगर एक तरह के कल्चर के लोग हैं तो लगभग उनके विचार किसी धारणा को लेके एक से ही होते हैं, क्योंकि उनकी काफी चीजें एक सी नहीं है। सो दैट हेल्प्स इन द योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सोशल फैक्टर्स काम करते हैं कि भाई आपके अगर कैसे स्कूल में रहे हैं, कैसे पढ़ाई हो रही है, किन बच्चों के साथ आपका उठना बैठना है। अगर पॉजिटिव है तो वो थोड़ा पॉजिटिव आपके लिए काम करेगा, और अगर आप किसी गलत संगति में पड़ गए हैं तो फिर वो आपके लिए गलत तरीके से भी काम करता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दो बातें और हैं, कि एक होती है कि आपकी एक्सटीरियर पर्सनैलिटी, कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपके मैनरिज्म कैसा है, बातचीत करने का, उठने बैठने का तरीका कैसा है ना। और एक एक बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई इस सोसाइटी में ऐसे उठने बैठने का तरीका ये है, तो आपसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है। और अपीयरेंस पे तो हम लोग काफी काम कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो वो एक अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, स्पीच का भी है कि भाई आप पढ़ते लिखते बोलते हुए दूसरों को देखते हैं, वो भी आप सीखते हैं। तो ये तो बाहर पे तो हम अधिकतर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम आजकल ये आ रही है कि हम इंटीरियर पर्सनैलिटी पे, जो कभी अब तो काफी लोग ध्यान देने लग गए हैं, लेकिन हाँ ये लेकिन हमारे जो ग्रंथों में और उपनिषदों में लिखा गया था कि भाई हाँ उसमें हमारी इंटीरियर पर्सनैलिटी पे भी काफी जोर दिया गया था, और धीरे धीरे फिर से ये वापस आ रहा है। अब इंटीरियर पर्सनैलिटी और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारा आंतरिक विकास है। ठीक है, तो इसमें है कि इमोशनल हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए। अब आप जो इमोशनल हेल्थ बनती कैसे है, जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे आपके विचार बनते हैं।
तो जिस तरह की अगर आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कंटिन्यूस सेल फोन पर हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कंटिन्यूस उसी पर हैं, तो कई बार ये आपको एक अलग से कर देता है, आइसोलेट कर देता है आपको। और आपके जो संस्कार हैं, जिस तरह से आप अपने अंदर चीजें डाल रहे हैं, जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट आना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी आती है। तो कहते हैं ना कि ये कम बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, है ना, तो उससे थोड़ी शांति है, उसमें आपके वातावरण में शांति का माहौल रहेगा और वाइब्रेशंस आप वैसी फैलाएंगे, है ना। आप पॉजिटिव रहें, शांत प्रिय रहें, प्यार फैलाएं, सबको प्यार करें, प्रीति फैलाएं, प्रीत से आप एक दूसरे साथ रहें। और एम्पैथी रहे कि भाई अरे इसके संग बुरा हुआ तो अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, है ना, उस हिसाब की धारणा रहे। और दूसरों की हमेशा मदद करें। अगर करुणा स्वभाव रहे आपका कि भैया किसी को दुख है, दया है, तो आप किसी को आप हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए। ईमानदार रहें, है ना, और निडर रहें, और अपने ऊपर विश्वास रखें और भगवान पर विश्वास रखें कि भाई भगवान है तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। तो एक गुड कार्मिक फिलॉसफी जो हमारे उपनिषदों में बताई गई है और हमारे तो बहुत पहले से चली आ रही है शास्त्रों में, इंडिया में, कि एक कार्मिक, एक गुड कार्मिक अकाउंट रहे आपका, ताकि आपका ना केवल यह जीवन बल्कि आगे भी आपके जीवन सुधरे रहें। और इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि आप हैबिट्स बनाएं, जैसे कि कहा गया कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स द पर्सन। कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए बोला गया है कि आप जैसे 21 दिन लगातार कोई चीज करें, ताकि वो अंदर आपकी वो वायरिंग जो है ना, वैसी आपकी जो नर्वस सिस्टम है उस हिसाब से होने लगे, आपकी वायरिंग वैसी होने लगे, ताकि आपके अंदर वो इनबिल्ट हो जाए और उस हिसाब से एक इंसान बन के आए। जैसे कि आपने अगर एक्सरसाइज नहीं शुरू करी है तो आपको बोला भाई अब 21 दिन लगातार करें, फिर आपके साथ वो बन जाएगी, तो फिर जिससे आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनेगी। सेम थिंग है कि आप अच्छा पढ़ें, लिखें, बोलें, तो वो भी एक आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी पर्सनैलिटी में अंदर आएगा। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन रखा जाए कि भाई योगा है, मेडिटेशन, प्रेयर है, जो कि एक इंडियन कल्चर तो हमेशा ही रहा है कि योगा क्या है, आपका एक जो है यूनियन है कि भाई माइंड, बॉडी एंड सोल का, कि आपका दिमाग वैसा रहे, आपकी आत्मा का और शरीर का सब साथ में रहें और एक सिंक्रोनाइज वे में काम करें, तो इंसान सही तरीके से काम करता है। और उसका इसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी दिखता है, जो अगर आंतरिक विकास होगा तो बाहर अपने आप ही दिखेगा। जैसा मैंने पहले बोला कि पढ़ें, खूब अच्छा पढ़ें और अपनी एनर्जी थोड़ी बचा के रखें। अच्छा बोलेंगे तो आप थोड़ा कम भी बोलेंगे, मैंने देखा है कि अगर कंटिन्यूस किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो और नेगेटिव बोल रहे हैं तो विचार और थोड़े बढ़ते चले जाते हैं। लोगों से आर्ग्यू कम करें, अगर आप सही हैं तो सही हैं, ऐसे ही कहा गया सत्यमेव जयते। सो फोकस ऑन योर कर्मा एंड एनर्जी, एंड आपके जो कर्म है वो ही आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे तब कई बार लगता है कि अरे इसने हमसे बुरा बोल दिया, अब हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा। जरूर नहीं कि हर चीज का जवाब दिया जाए, वो उसने बुरा बोला, वो उसकी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी बचा के रखें और आप सोचें कि हाँ भाई हमें तो अपनी डेस्टिनी है और हमें अपना भाग्य पे काम करना है, तो हम अपना बुरा हम नहीं बोलेंगे। तो उस हिसाब से ना केवल आपका विकास होगा, और हर इंसान, अगर एक इंसान भी ऐसा सोचता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव आएगा। उसी बात पे मैं थोड़ा दोहराऊंगी कि भाई आप जैसे मैंने बोला कि आपके कर्म है वो आपके भाग्य बनाते हैं। और जैसे ये कहा गया कि अगर सिर्फ ये कर्म नहीं, जैसे आप ईमानदार हैं, किसी पे विश्वास रखते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, है ना, अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर मतलब कि आप स्कूल समय से जाएं, आप अगर आप स्कूल समय से जा रहे हैं तो आप सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट अपने आप ही बच्चों को दिखा रहे हैं, तो इंटीरियर डेवलपमेंट उनका अपने आप हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म ही ज्यादा एक्सक्यूज मी, आपके जो एक्शंस होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो आपके एक्शन होते हैं, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो अपने आप ही वो अंदर तक चला जाता है। एंड कई बार कई स्टूडेंट्स ही नहीं, आपके फेलो टीचर्स जो कलीग्स होते हैं वो भी इंस्पायर हो सकते हैं कि भाई हाँ भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए, और शुरू में ना भी हो, लेकिन ये लगेगा, कम से कम आपको तो लगेगा कि हाँ भाई हम अपने लिए कर्म अच्छा कर रहे हैं और जिस तरह से जिसके लिए हमें वेतन मिल रहा है हम सिंसियरिटी से पूरा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि जैसा आप काटोगे वैसा जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। एक्सक्यूज मी। सो ट्रेड्स है, जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं ट्रेड्स कैसे होते हैं। सो ट्रेड इज
योर पर्सनैलिटी मीन्स इट्स, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि, और डिफरेंसेस मेजर करता है कि अब आप एक इंसान से दूसरे में, हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है ना, और एज मैंने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज भी होता रहता है। तो हमें देखना है कि किसी ट्रेट को देख के कि इंसान का बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन में। तो इस पे बहुत साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, जो स्कैटर थे उन्होंने 16 फैक्टर्स जो थे उन पे काम किया कि भाई कोई इंसान रिजर्व है, कोई डोमिनेंट है, कोई सीरियस है। उन्होंने इस पे ग्राफ बनाया, ग्राफ को देख के वो बता सकते थे कि भाई इसका बिहेवियर, इसकी पर्सनैलिटी में ये ज्यादा है, ये कम है, और ये इंसान ऐसे बिहेव करेगा। उसके बाद माया ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है, उसमें उन्होंने भी काम किया, ये भी काफी प्रचलित है, अभी आजकल काफी यूज हो रहा है कि भाई ये इंसान एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड है, कि भाई कोई ज्यादा बोलता है, कोई अंदर ही अपनी बात रखता है, हर जगह नहीं की। और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्टेड ज्यादा अच्छा है और इंट्रोवर्टेड कम अच्छा है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बस ये इंसान की पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल देना चाह रही थी मैं। उसके बाद जो मोस्ट फेमस है, जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, इनको ओशन एनालिसिस भी कहा जाता है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस गोल्डबर्ग, जो कि बहुत प्रोमिनेंट रिसर्चर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि ये 5 तरह के ट्रेट्स पे उन्होंने काम किया। तो इनका था ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। तो ये होता क्या, तो उन्हें सब शब्दों का पहला अक्षर ले लिया और उसका नाम फिर ओशन एनालिसिस पढ़ा। सो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये जो है, इससे हमें एक रिलेशनशिप के बारे में समझने को मिलता है कि पर्सनैलिटी, किसी इंसान की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर किस तरह से कनेक्टेड है ना। तो जैसे कि ओपननेस है, तो कोई इंसान है वो अगर ओपन है तो वो पर्सन क्यूरियस होता है, जिज्ञासा हर चीज के लिए ज्यादा रहती है, इंटेलेक्चुअल तो होता ही है, उसमें थोड़ा क्रिएटिव रहता है, नए आइडियाज लेने के लिए थोड़ा वो हमेशा ओपन रहता है कि हाँ भाई ये भी अच्छा है, सुन लेते हैं तुम्हारी बात, क्या पता तुम्हारी अच्छी हो, है ना। तो जो इसमें एक हाई एंड है, एक लो एंड है। तो जो हाई एंड है वो तो मैंने अभी बताया आपको, जो जो लो एंड में रहते हैं इसमें, ओपननेस में, उन्हें ज्यादा बदलाव पसंद नहीं आता, नई नई चीजें ज्यादा ट्राई नहीं करनी है भी, ठीक है, ज्यादा इमेजिनेशन भी नहीं रहते, और ज्यादा हवा की चीजें जैसे ना बैठे बैठे जस्ट क्रिएटिविटी और सोचना, वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता है। और दूसरा है कॉन्शियसनेस, इसमें जो इंसान आगे के लिए रहते हैं, मतलब जो इसमें जो हाई रहते हैं इसमें, उसमें रहता है कि भाई कोई भी चीज हमें करनी है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन ही तैयार करना है, तो आप उसमें समय देंगे, उसके बाद उसे तैयारी रखेंगे और उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपके जो भी इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई ये काम इम्पोर्टेंट है, इस पे पहले ध्यान देते हैं, और छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना, और एक सेट स्केड्यूल रखते हैं और उसको वो फॉलो करना चाहते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर विलम्ब होता है, जैसे कि मान लो सुबह एक्सरसाइज का स्केड्यूल है उनका, अगर वो नहीं हो पाया तो वो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि नहीं हमें ये ही चाहिए, हमें ये अच्छा लगता है। और जो इसमें लो होते हैं उन्हें लगता है कि ठीक है, चल तो रहा है, ऐसी जल्दी किस बात की है ना, आराम से हो जाएगा, और चीजें जगह पे नहीं रखना, और बाद में कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि अरे हाँ बाद में कर लेंगे, अभी जल्दी नहीं है, और इस तरह से फिर उनकी चीजें समय पर होती भी नहीं है। एक्स्ट्रावर्जन, ये तो आपने काफी सुना होगा कि एक्स्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, राइट। तो इसमें है कि भाई हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना है, कि भाई हमारे लिए हमारे बारे में बात हो और हमें सब सुने और देखें, है ना। ये लोग अपनी बात करना शुरू करना चाहते हैं कि भाई दे लाइक स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस, और नए लोगों से मिलना भी ये लोग पसंद करते हैं, और इन्हें नए फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है, और ये काफी मतलब इनमें एनर्जी रहती है जब ये लोगों के साथ रहते हैं। और जरूर नहीं कि बस कह जाते हैं चीजें, जरूर नहीं कि वो इतना सोचें कितना कि भाई इसका क्या मीनिंग है और इतना है, दे आर जस्ट एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जो थोड़े इसमें लो साइड रहते हैं, उन्हें थोड़ा अकेला पसंद आता है कि भाई हमें अकेला थोड़ा शांत छोड़ दो, है ना। और बहुत ज्यादा सोशलाइज कर लें तो थोड़े थके से हो जाते हैं, और बात करने में ज्यादा इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करते, और इन्हें ज्यादा बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होती, इन्हें लगता है कि, और दोनों ही सही हैं, कोई किसी में अपना, किसी का, हर इंसान का अपना क्षेत्र होता है, तो बस ये पर्सनैलिटी है। एग्रीएबलनेस, इसमें ये होता है कि आप दूसरे लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, जो सामाजिक कार्य जो ज्यादा करते हैं, केयर अबाउट अदर्स
है ना, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसमें एग्रीएबलनेस है कि भाई एक एक मतलब विश्वास है लोगों पर, है ना, काइंडनेस है। और जो अब इसमें थोड़े लो साइड हैं उनको है कि थोड़ा अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, है ना, और हम बड़े हैं आप छोटे हैं वो वाली भावना भी आ जाती है इसमें। सो अपने लिए ज्यादा सोचना, दूसरे के लिए कम सोचना। न्यूरोटिसिज्म इसमें होता है कि जो इसमें हाई होते हैं वो हर चीज में बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि भाई मेरे तरीके से होनी चाहिए, कि अब ये ना हो जाए, है ना, वरी अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स। और थोड़े एंशियस रहते हैं। एंशियस मीन्स कि रिजल्ट का आपको ना कुछ ज्यादा पता नहीं, देखो अब क्या होता है, और नेगेटिव साइड ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उसमें मूड शिफ्ट होने लग जाता है। और जो इसमें लो साइड रहते हैं वो थोड़े आराम से रहते हैं, उन्हें ऐसी वो नहीं है कि भाई ये होगा कि वो होगा। जैसे वो मतलब रिलैक्स वे में रहते हैं, ज्यादा इतना सैड और डिप्रेस नहीं होते। जैसे कि मैं जैसे कहना चाहूंगी कि उस पर ज्यादा काम करते हैं, जैसे वो वैसी विचारधारा उनकी रहती है कि जैसे हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। मतलब कि आराम से रहो, जो होगा देखा जाएगा, राम जी अपना बेड़ा पार कर देंगे आराम से। तो इन सब की पर्सनालिटी से मतलब अगर इनको आइडेंटिफाई किया जाए तो अगर आपके एनालिसिस है तो आप उसको अपने प्रोफेशन में भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई ये मेरी पर्सनालिटी है, तो दैट पर्सन विल बी मोर हैप्पी if they choose the profession according to their personality. That is also our research says. ना दूसरा है कि हमारे विकास के लिए यस हमारा पीयर रिलेशनशिप, हमारे दोस्तों के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो सोशल स्किल्स कैसी होती हैं, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट का कि एक्सक्यूज मी कि आप कैसे दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, है ना, कैसे आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, क्या आप अपने फ्रेंड्स बना पा रहे हैं, अगर बनाए हैं तो उनको मेंटेन कर पा रहे हैं, डिफरेंट सोशल सिचुएशन में आप कैसे काम करते हैं, और अगर आप हैं तो आप कैसी चॉइसेस आप रख रहे हैं। तो आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हैं जैसे स्कूलों में, है ना, तो आप सोशली ये इम्पैक्ट करता है। अगर आप अच्छे हैं तो मैंने देखा है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफी उस पर अफेक्ट करती है, वो अच्छी हो जाती है। तो इन सब से अगर आपका पीयर रिलेशनशिप और सोशल स्किल्स अच्छी हैं तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। स्कूल तो एक सोशल प्लेस मानी गई है कि अगर आपका पीयर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं असर करता है। तो अभी तो स्कूलों में कई स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट भी होने लगे हैं कि मानो कि किसी की कोई कमी है तो उस पर कैसे उस पर जोर देना है और उसको कैसे उसको विकसित करना है। और टीचर्स भी ध्यान दे सकते हैं कि भाई ये है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, इसको और क्या कर सकते हैं, इसे छोटे छोटे ग्रुप में डाल के थोड़े से बात करने का तरीका, ताकि बस जस्ट लोगों से मिले जुले तो उसमें उसमें वो सोशल स्किल्स डेवलप हो। देयर है कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल अफेक्ट लर्निंग, डेफिनेटली इट वर्क्स। कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड है अगर आपका लोगों के साथ, है ना, तो अगर आप ऐसे लोगों के संग मिलजुल रहे हैं जहां पर आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं कुछ, या उसके अलावा भी समाज के लिए बातें कर रहे हैं, किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप अगर वैसे लोगों के साथ हैं तो आपके लिए आप भी थोड़े वैसी, आपकी विचारधारा वैसी हो जाएगी। और अगर आप थोड़े से दूसरे तरह की संगति में पड़ गए हैं कि भाई जिसमें वायलेंस की बातें हैं या उतनी मतलब कि नेगेटिव बातें ज्यादा हैं, जैसे कि वायलेंस है, मैंने बोला पढ़ाई लिखाई की उतनी बातें नहीं हो रही हैं, और धीरे धीरे आजकल डिफरेंट चीजें भी आ गई हैं, जैसे ड्रग है, स्मोकिंग है, तो आप धीरे धीरे उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है आप पे। तो अगर आपको पीयर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि पीयर रिलेशनशिप डेफिनेटली अफेक्ट्स एनी पर्सन्स पर्सनैलिटी। जैसे कि कहा गया ना कि आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन आप संगति में बुरे हो गए तो वो असर आ ही जाता है। कबीर जी का एक दोहा है इसमें मैं बोलना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी पै लागी जाए, है ना, तो वो असर पड़ ही जाता है संगति का। तो स्कूलों में बोला गया कि एक सोशियोमेट्रिक स्टेटस बनाया गया कि पॉपुलर चिल्ड्रन होते हैं, रिजेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, और एक नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। पॉपुलर चिल्ड्रन तो सभी जानते हैं भाई कोऑपरेटिव होते हैं, सोशिएबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, थोड़े अपनी बात को रखते हैं असर्टिवली कि बनी ऐसा ही होना चाहिए।
उनमें नेगेटिव बिहेवियर कम पाए जाते हैं। तो सोशल स्किल्स में तो वो डेफिनेटली अच्छे होते ही हैं। एक होते हैं रिजेक्टेड चिल्ड्रन, अब उसके कारण है कि उनकी घर में कैसा माहौल रहा है, वो किस सोसाइटी से आ रहे हैं, है ना, तो उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। तो रिजेक्टेड चिल्ड्रन में सोशल स्किल थोड़ी कम होती है, वो थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे, डिसरप्टिव रहेंगे, या कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई किसी को धक्का मुक्की करने लगे, या अच्छी भाषा नहीं इस्तेमाल करी बातों में, क्योंकि उन्होंने या तो वो देखा है, उन्हें मालूम है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो रूल ब्रेकर होते हैं वो लोग। और निग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं कि भाई इन्हें जिस किसी भी परिस्थिति के कारण ये थोड़े से शांत अपने में ही समा जाते हैं, और अगर पर इन्हें मौका मिले तो ये भी अगर अपने सोशल स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, लेकिन उन्हें यूजुअली उन्हें रहता है कि ये दे आर जस्ट नॉट नोटिस्ड कि भाई ये थोड़े अलग में बैठे हैं, तो इन्हें अकेला ही छोड़ दो, लेकिन अगर ये ग्रुप में रखा जाए तो ये भी अच्छा काम करते हैं। और किसी कारणवश ये मतलब निग्लेक्टेड हो जाते हैं, तो घर में इनकी परिस्थिति होती है कि भाई इन्हें निग्लेक्ट किया गया, कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन पर, तो वो ये 3 तरह के स्टेटस पे रिसर्चर्स ने बात करी है। उसके बाद है सोशल कॉग्निशन। तो सोशल कॉग्निशन है कि भाई आप कैसे इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और अप्लाई करता है दैट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल या किसी भी सिचुएशन में, है ना, तो उसको सोशल कॉग्निशन कहा जाता है। तो इसमें काफी 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी है इसमें, और एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थियरी दी थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो होती हैं ये हमेशा हम अपना है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि हमारा विकास निरंतर हो रहा है ना, तो उसकी स्टेजेस बोली गई हैं। तो ये स्टेजेस हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, इन्फेंसी जब बच्चा हुआ है तो उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का रहता है कि भाई इसमें विश्वास होता है, माँ बाप पे विश्वास होता है, परिवारजनों पे विश्वास होता है ना। उसके बाद ऑटोनॉमी और शेम, मतलब कि वो अपना बाथरूम ट्रेंड हो रहा है ना, मसल मूवमेंट पे ध्यान दे रहा है। प्री स्कूल में फिर वो थोड़ा इनिशिएटिव लेने लग जाता है, कुछ चीजें सीखने लग जाता है। फिर उसके बाद स्कूल एज आती है, उसमें मतलब कि वो कैसे पेशेंटली बैठ के अपना काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी काम खत्म करना, वो एक स्टेज आती है। उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आती है, उसमें है कि भाई एक हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना, और उसमें अगर रोल कंफ्यूजन भी होता है कि भाई हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक टीनेजर एज रहती है। और यंग एडल्टहुड में कि भाई आपको डिफरेंट फीलिंग्स रहती हैं कि भाई आपको लव है, अफेक्शन है, समटाइम रिजेक्शन भी है। सो डिफरेंट एडल्टहुड, डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर। एंड मिडिल एडल्टहुड में आपको मतलब कि अब सब कुछ हो गया, आप बेसिक चीजें आपने फुलफिल कर ली हैं, आपका परिवार हो चुका है, घर हो चुका है, तो बच्चों की जिम्मेदारियां लें और बस एक बेसिक स्टैग्नेंट लाइफ काइंड ऑफ आ जाती है। और उसके बाद एक मेच्योरिटी होती है कि भाई व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ कि भाई कैसा रहा हमारा जीवन, क्या कर सकते थे और क्या नहीं, बट आप उसमें होपफुल रहें और मतलब आशावादी तब भी बने रहें, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो आप फिर निराशावादी बन जाते हैं कि अब बचा ही क्या है जीवन में। तो वो जीवन, वो फेज भी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने ट्रस्ट के बारे में बताया अभी आपको कि माँ और बच्चे का और पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है, तो अगर अगर ये नहीं होता है, अगर बच्चे का शुरू में ये ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो बाद में वो फियरफुल बच्चा बन जाता है ना, बिलीव दैट वर्ल्ड इज, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कब क्या हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने शुरू में बोला कि किस इंसान की कैसी सिचुएशन रही है, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि सभी बच्चे इतने खुश नसीब नहीं होते हैं कि उन्हें बड़ा ही अच्छा परिवार मिले, कई बार हर इंसान की परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। ऑटोनॉमी में जैसे कि इंडिपेंडेंट है कि भाई अपना, जैसे मैंने बोला कि अपना चलना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आना बेसिकली, है ना। और अगर बाय चांस है कि भाई और बाथरूम ट्रेन वगैरह होना, और अगर कुछ ऐसा लगा, अगर कुछ हम वो लोग नहीं कर पाए या गिर गए चलते चलते, या कोई चीज काम उनसे कहा गया मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा फिर वो शेमफुल फील करने लग जाते हैं कि अरे ये तो हमसे हुआ नहीं। उसके बाद जैसे स्टेज 3 है, जो 3 to 6 years प्री स्कूल की है, कि इसमें वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि वो नए नए शब्दों का उनमें सीख रहे हैं, है ना। तो उसमें अगर वो बाय चांस, जैसे मैंने बोला कि फेलियर अगर उसमें है कि भाई कोई चीज सीखना चाह रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं,
तो उन्हें कई बार डाउट आने लग जाता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं, अरे हमसे नहीं हो रहा है। तो ये एक स्टेज होती है डेवलपमेंट की। इंडस्ट्री में ये है 6 से 12 साल में कि वो बैठ के लंबे समय तक उन्हें काम करना कि भाई हमारा काम है, पेशेंटली उन्होंने खत्म किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और अगर उसमें वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें इंफीरियोरिटी का डेवलपमेंट होती है, अरे ये तो काम हमसे होगा नहीं, ये हमारे पास की बात नहीं है। तो वो फीलिंग्स उनमें आने लग जाती हैं। आइडेंटिटी जैसे ही वो बड़े होते हैं तो टीनेजर हैं कि भाई हमारा ये रोल है, मेल्स हैं तो वो सोचेंगे हमारा ये रोल है, फीमेल्स का जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसा रोल बनाया हुआ है। अब तो सब इक्वालिटी पे ध्यान देना है अब तो हमें, लेकिन एक रिलेशनशिप है कि हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं किसी के साथ, है ना, किस जगह में हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और कैसे लोगों के संग हम मिलजुल रहे हैं, क्योंकि उसका असर जैसे मैंने पहले बताया कि डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। उसके बाद जब आपका एक यंग एडल्टहुड है कि अब 20 से 40 साल में कि आपकी एक फैमिली होती है और आप उसमें मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, आपकी वर्क लाइफ होती है, आपकी सोशल लाइफ होती है ना, आपके कलीग्स होते हैं, सब एक मिलके एक आपका एक आसपास का एक वातावरण बनाते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हो जाए और आपको कुछ चीजें या फिर नहीं मिले किसी कारणवश, तो एक वो लोनलीनेस और डिप्रेशन की फीलिंग आती है। मिडिल एडल्टहुड में कि अब सब स्टेबल हो गया है, बच्चे अब सेटल हो रहे हैं, है ना, क्रिएट एंड नर्चर, तो फेलियर टू रिजॉल्व दिस इज अनप्रोडक्टिव और अनवॉल्व वॉल कि अरे हम अपने में ही ज्यादा रहने लग जाते हैं कि जिसका जो हो रहा है वो अच्छा है, हमें क्या करना, क्योंकि वो चीजें उन्हें नहीं मिली होती हैं, तो उस कारणवश वो उनकी वैसी सोच बनने लग जाती है। और लास्ट में ये है स्टेज 8 बताई गई है, इसमें मैच्योरिटी है कि भाई 65 प्लस में बोला गया है ऐसे कि रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ कि भाई आपकी जीवन कैसा रहा और आपका जो जीवन का पर्पस था कि आपने फुलफिल किया वो, है ना, अपने अचीवमेंट देखते हो, कुछ अपने अप्स एंड डाउन्स बेसिकली देख रहे होते हो। और अगर फेलियर टू रिजॉल्व दिस अगर उस पे होता है तो कई बार अपने आप में कुछ पछतावा होने लग जाता है, थोड़ी मतलब निराशा होती है कि अरे ऐसा करना चाहिए था और वैसा करना चाहिए था। तो बेसिकली रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो कर सकते थे वो किया, एंड बस बी इन योर प्रेजेंट लाइफ, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। बट ये मैं बताना चाह रही थी कि ये स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं जिसको बताया गया है कि हम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। अब ये बिहेवियर है कि भाई हमारी पर्सनैलिटी पे yes, हम बिहेव कैसे करते हैं, राइट। एक तो हमें ये 2 तरह के बिहेवियर हैं। एक तो है कि भाई रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो बेसिक हमारी अपनी पर्सनैलिटी है कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, स्टिमुलस है कि भाई भाई भूख है, लग रही है तो भाई खाना खा लेंगे, ऐसे है ना, प्यास लगी है तो पानी पी लेंगे। तो बेसिक है, दिस बॉडी ऑटोमेटिकली डज इट फॉर अस, राइट। तो इसको कहा गया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, है ना, तो स्टिमुलस इसमें था भूख और प्यास। ऑपरेंट बिहेवियर होता है कि जिसमें बाहर की सिचुएशन होती है, तो एक्ट ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस रिवॉर्डिंग और पनिशिंग स्टिमुलाई। तो इसको ऑपरेंट बिहेवियर इसलिए कहा गया था कि इस पे इनने स्किनर जी ने काम किया था, एक बिहेवियरिस्ट है बीएफ स्किनर, ही प्रपोज दिस थ्योरी। ओके, सो ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन, एक इन्होंने चूहा ले लिया और एक चैम्बर में रखा गया और उसे स्किनर चैम्बर भी बोला गया, उसे स्किनर बॉक्स ही बोला जाता था। कि उस एक्सपेरिमेंट में उसने किया कि चूहे को रखा और उसने उसमें एक लेवर था, तो उसको अगर जब प्रेस करता था वो लेवर तो उसे खाना आ जाता था। तो बोला ये तो बड़ी अच्छी चीज है चूहे के लिए, तो उसने वो बार बार वो लेवर दबाता रहा, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो मतलब पहले उसे ये पता नहीं था, लेकिन जब उस चैम्बर में रखा और वो लेवर दबाता गया तो उसे खाना मिलता गया। सो ही डिडंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस बिफोर दैट, बट ही लर्नड इट, है ना। तो उसने वो सीखा, तो ये तो पॉजिटिव बिहेवियर हो गया, है ना। दूसरा, उन्होंने दूसरे चूहे को रखा और उसमें पहले एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स मीन्स एक डिस्कम्फर्ट सा उस चूहे को आ रहा था, क्योंकि उसमें चैम्बर को वैसा बना दिया गया। और उसके बाद उसमें जब वो लेवर अगर दबाएगा तो वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग चली जाएगी, है ना। तो उन्होंने वही किया, तो जब चूहे ने देख लिया कि भाई थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, बट जब वो 1-2 बार घूमा और उसने लेवर को दबाया तो बोला वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग
चली गई, तो फिर उसने वो लेवर दबाना शुरू कर दिया, राइट। तो इसमें उसे रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जो पनिशमेंट उसे मिल रही थी वो कम हो गई थी, है ना। तो दोनों तरीके से उसने देखा कि वो पहले से कुछ सीखा नहीं था, पर थ्रू द एनवायरमेंट उसने चीजें नहीं सीखी। तो सेम हमारे साथ भी, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। ये बिहेवियर उन्होंने बीएफ स्किनर ने बताया। जैसे कि आप है कि आपको किसी चीज में आपकी जैसे कि सार्वजनिक प्रशंसा हो रही है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, या बच्चों को कोई जैसा रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो अच्छा लगेगा, तो आप वही काम बार बार करने की चेष्टा करेंगे कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है मुझे। और अगर किसी काम से आपको पनिशमेंट मिल रही है तो ये कहा जाता है ये भाई आप मोस्ट लाइकली वो काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके शरीर को कष्ट हो रहा है ना? तो पनिशमेंट से आपको वो चीज कम करती है। तो इस सोसाइटी ने भी एक पनिशमेंट की चीजें बनाई है और एक रिवॉर्ड की चीज बनाई है। इसका रीजन क्या है कि भाई हम एक्सक्यूज मी, इसका रीजन क्या है कि ये हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है ना। इसका रीजन ये है कि भाई एक फैमिली में कैसा आपकी माहौल है ना, सोसाइटी में कैसा माहौल है, और एक इंसान की अपनी सोच के साथ भी आता है इंसान, है ना, कि अपनी नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंसेस और एक प्रायर अपनी हेरिडिटरी चीजें भी लेके आ रहा होता है वो। तो इसमें इसके कॉजेस तो बहुत सारे होते हैं। अगर नेगेटिव है तो थोड़ा सा वो बिहेवियर में बच्चे के आ जाता है, किसी भी इंसान के आ जाता है। और रिवॉर्डिंग का ये कि कहा जाता है कि रिवॉर्ड अगर मिल रहा है किसी चीज में, आपको अच्छा मिल रहा है, जैसे आपने कुछ काम किया उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। आपकी सार्वजनिक प्रशंसा हो रही है, उसका लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहता है कि आपको हमेशा याद रहता है। लेकिन पनिशमेंट के लिए कहा गया है कि वो थोड़ी देर के लिए रहता है। और पनिशमेंट का एक साइड इफेक्ट ये है कि आपने ज्यादा पनिशमेंट किया तो फियरफुल नेचर बन जाता है। जैसे कि बच्चों को कई बार अगर आपने स्कूल में कुछ डांटा या कुछ किया तो वो हो जाता है कि भाई हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें डांट पड़ेगी, या आज तो फिर डांट नहीं पड़ेगी। तो एक फियरफुल, तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है। और अगर एक बार फियर चला जाता है तो वो कहते हैं कि अरे अब तो आराम से करते हैं, अब तो चले ही गया, जरूर नहीं कुछ होगा। तो इसलिए पॉजिटिव रिवॉर्डिंग बिहेवियर को ज्यादा अच्छा माना गया है इन कंपेरिजन टू द पनिशमेंट, बट दे बोथ आर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जो हमारी किरण बेदी हमारी एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ की पुडुचेरी की। तो उन्होंने इस पे काम किया था तिहाड़ जेल में, कि उन्होंने जितने भी कैदी थे उन्होंने कितना रिफॉर्म किया था कि भाई इनको कोई स्किल सिखाई जाए, ताकि जब ये अब बाहर निकले इस जेल से तो अपने स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, और वो स्किल को अपने संग हमेशा जीवन में जोड़ के रखें। तो वो आशा, उन्हें थोड़ी आशा दिखाई, उन्होंने मेडिटेशन भी सिखाया, विपासना मेडिटेशन के लिए भी उन्होंने क्लासेस दी थी वहां पर। तो एक वो माहौल, एक लाइक रिवॉर्डिंग एटमोसफेयर दिया। तो इस लाइक ओके, पनिशमेंट तो आपको मिल ही गई है, लेकिन इसके बाद आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में। तो ये एक लाइफ लॉन्ग इंसान का लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन रह जाता है, एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स हिज और हर पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट। और हम कैसे उन न्यू हैबिट्स को, जैसे टीचर हैं, कैसे उनको बच्चों में सिखा सकते हैं कि आप खुद ही एक अच्छा रोल मॉडल बने ताकि बच्चे आपको फॉलो करें, है ना। टीचर हु प्रेजेंट्स गुड बिहेवियर, लाइक अपना आप सच बोलें, आप समय पर आए, आप अपना काम करें, तो इस तरह की बेसिक चीजें सिखाएं बच्चों को। तो एक अपने आप ही एक तो यही कर सकते हैं कि अनडिजायर बिहेवियर को पॉजिटिव रुख देने के लिए। और एक हो सकता है कि आप एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, कि भाई हाँ भाई महात्मा गांधी ने ये किया, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कितना काम कर रहे हैं उन पे, और बाकी लोगों पे भी कितना हमारे देश में मतलब ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में जिक्र किया जाए। गेस्ट स्पीकर बुलाएं आप कहीं भी, भाई ठीक है किसी गांव या छोटे शहर के कोई डॉक्टर ले आए, इनमें डॉक्टर ने कैसे लोगों की सेवा करते हैं और डॉक्टर बनने के लिए क्या किया जाता है। गेस्ट स्पीकर में कुछ भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर ला सकते हैं, लॉयर ला सकते हैं, एनी पर्सनालिटी। एंड दैट वे यू नो दे लर्न डिफरेंट, कि भी इस प्रोफेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी सीखने को मिलता है, और उनको एक रोल मॉडल सामने मिलता है कि भी हाँ इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और हमें भी ऐसा बनना है, इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें फर्क पड़ता है। और जैसे जो बच्चे अगर उनका बिहेवियर कैसे उनको पॉजिटिवली एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं,
तो उसके लिए है कि भाई आप उन्हें स्कूल गार्डन में आप उन्हें इन्वॉल्व करें, है ना, कुछ उन्हें रिस्पॉन्सिबल रोल दें जिससे कि उनमें वो चेंज आए, कि भाई वो नेगेटिव की से उनको पॉजिटिव की तरह आप ला सकते हैं। तो मैंने थोड़े से एग्जांपल देने की कोशिश करी है, जैसे कि स्कूल गार्डन में आप कर सकते हैं, किसी सोशल कॉज में आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बस उन्हें जिम्मेदारियां दीजिए तो उन्हें अपने आप में एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव की भावना आती है कि भाई हाँ हम ये कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी पर्सन पर्सनैलिटी। जैसे उनको बताना कि हाँ आप आपकी आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वर्थ एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि कई बार वो लगता है कि अरे हमारी कोई वो ही नहीं है, अगर हम जिए नहीं जिए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। तो वो भी है कि भाई जैसे कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आया तो आप अरे आप नहीं आए, हमने आपको बहुत मिस किया। तो वो सब छोटी छोटी चीजें होती हैं तो वो इंसान को अच्छी लगती हैं, दिल को छू जाती हैं। इसके अलावा हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी होती है कि कुछ चीजें तो हम चलो एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि हमारे खुद के, लेकिन हम कई बार दूसरों को देख के भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑल काइंड्स ऑफ दिस सोशल बिहेवियर जैसे कि हम ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके ही सीख जाते हैं। जैसे कि किसी को अगर हमने खाना बनाया तो खाना कैसे बना रहे हैं, ऐसे यूट्यूब वगैरह में आप देखें खाना बना रहे हैं और फिर आप खुद बनाएं, तो वैसे ही सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। सिमिलरली बोलने का तरीका भी ऐसे, तो काफी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर के द्वारा होती हैं। सोशल इन्फ्लुएंस भी हमारा ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर होता है। जैसे सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे कि आपने देखा कि भी गांधी जी ने अपनी लाइफ में क्या किया और उन्होंने उनसे हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग से हम कैसे, ये हमारे रोल मॉडल रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने में बदलाव लाया और अपने समय में कैसे वो समाज में उन्होंने बदलाव लाया, तो उसके लिए उन्होंने क्या कार्य किए। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग से उस समय जब उन्होंने अपने साथ काफी लोगों को जोड़ा, वो कैसे सीखे, वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग से ही सीख रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां लेके सीख रहे थे। तो अब आज के समय में ये हो रहा है कि भाई बच्चे थोड़े से टीवी और वीडियो गेम्स इन सब पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो पहले एक होती थी कि दादी नानी की कहानियों पे जोर दिया जाता था, अब वो थोड़ा समय कम हो रहा है। अगर आप समझ में आया कि भैया थोड़ा समाज की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, हमारी थोड़ी चेंज हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बट स्टिल आपको समय दें, बच्चे को कहानी पढ़ाएं, है ना। स्कूलों में तो पढ़ाएं ही, लेकिन घर पे भी अगर वैसा माहौल दें तो बच्चे में थोड़ा सा वो पीसफुल क्रिएशन होती है और क्रिएटिविटी होती है और मानसिक रूप से थोड़ा शांत रहता है बच्चा। नहीं तो पूरा वायलेंट देख देख के जैसा देख रहा है वो वैसे ही फिर इमोशंस भी वैसे डेवलप होते हैं। और जैसा बोला भी गया है कि जैसे जैसे बच्चे वायलेंट टीवी और ये सब शोज देख रहे हैं तो बचपन से ही उनमें थोड़ी सी एग्रेसिवनेस और किसी भी चीज को लाइक मार धाड़ वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा उसमें रोमांचक लगने लगी हैं, है ना। तो उन सब पे अगर हम थोड़ा काम करें, पेरेंट्स भी काम करें और टीचर्स भी डेफिनेटली बोल सकते हैं, और स्कूल में तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीजें ही दिखाएंगे, लेकिन अगर उन पर ध्यान दें कि भाई घर पे भी आपको ऐसा ही करना है, तो उससे हमारा नॉट ओनली लाइक इफ इवन वन चाइल्ड इज चेंजिंग, वी आर ब्रिंगिंग चेंज टू द सोसाइटी। वायलेंस के बारे में बोलना चाहूंगा कि कैसे इन बच्चों में वायलेंस हो जाता है, नेगेटिव, नॉट बच्चों में, लाइक देयर इज अ पर्सनालिटी, इवन बड़ों में भी होती है ये। सो वायलेंस फिजिकल, वर्बल एंड इमोशनल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस मींस वही अहिंसा। तो फिजिकल वायलेंस तो सभी जानते हैं कि भाई हाँ भाई किसी को मार दिया, है ना, इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन, मार दिया या किसी को मतलब पिटाई कर दी, गुस्सा आ गया, किसी का रोड एक्सीडेंट में किसी ने किसी की कार को वो मार दिया, खरोंच आ गई, कार में स्क्रैच आ गया, तो चलो भाई कैसे हुआ, तो फिजिकल भी हो जाता है उस पे, वर्बल भी हो रहा है उस पे। लेकिन आपको सोचना है कि कितना ये वर्थ है आपके लिए इतनी लड़ाई, है ना। तो फिजिकल है। वर्बल अब्यूज पे है कि भाई आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं और दूसरे को कम समझ रहे हैं। आप दूसरे से वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे आप अपने लिए उस व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, है ना। तो आप नहीं, गुस्से में कई बार होता है कि अरे हमने गुस्से में ऐसा बोल दिया, अरे हम स्ट्रेस में थे हमने ऐसा कर दिया। तो आपकी पर्सनैलिटी में इतना होना चाहिए कि संयम और कि एक शांत ठहराव होना चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके कंट्रोल में तो हो, कि वो भी किसी और ने जाके करा दिया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है और इससे ना केवल उस पर्सनैलिटी, लाइक आप किसी को घर में, अगर किसी के घर में अहिंसा चल रही है या वायलेंस चल रहा है, तो वो घर सिर्फ एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं हो जाता है, उससे पूरे फैमिली पे फर्क पड़ता है, फैमिली है तो सोसाइटी पे भी फर्क पड़ता है। तो कई लोगों का होता है कि जैसे घर में, जैसे कि अब बाहर तो कई लोगों ने बाहर खूब अच्छे से बात करना है, क्योंकि बाहर यू आर गेटिंग दैट, यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, कि अगर आप अच्छे से बात करेंगे, रिवॉर्ड में जरूरी नहीं कि आपको कुछ पैसे ही मिलेंगे, कई बार आपको वैसी प्रशंसा मिल जाती है कि भैया नहीं, वो बातचीत में तो आप बहुत अच्छे हैं, है ना, क्योंकि आपको वहां पे प्रशंसा मिल रही है। लेकिन घर में तो आपको कभी कोई ऐसे प्रशंसा हमेशा करने नहीं जाएगा कि हाँ भैया आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कई बार घरों में वो चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो वो भी ध्यान देना है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर वालों के संग ही अच्छे से बात करें। जैसे हमारे अगेन वो बड़ा एक कबीर जी का दोहा फिर से याद आ गया मुझे, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि आप ऐसा बोलें, अगर आप जैसा भी बोले, मतलब कि मधुर बोले, कि आप भी थोड़े शांत रहें और दूसरे को भी शांति का ही आभास हो। तो ऐसा क्यों बोले कि आपको भी अच्छा ना लगे, और अगर आप नहीं तो दूसरे को, तो डेफिनेटली यू आर हार्मिंग अदर पर्सन। यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि अरे बोलने से दूसरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं, हम वर्बल भी हम वायलेंस होता है। और अगर उसमें हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्बली आप मतलब बात को अपनी खूब आराम से कहिए, शांति पूर्वक रहिए और उसमें मधुरता रखिए। तो क्योंकि ये भी एक कार्मिक अकाउंट की तरफ जाता है कि अगर आपने किसी को ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ठोस भी पहुंचाते हैं, तो वो भी आपके कर्मों की तरफ जा रहा है। और अगर आप अपनी डेस्टिनी और अपना भाग्य अच्छा चाहते हैं, तो आप सब कर्म अच्छे कीजिए, उस पर ध्यान दिया गया है। ये हमारे रिलीजन और कल्चर से जोड़ा गया है। और इमोशनल अब्यूज तो ये, जैसे मैंने बोला कि चिल्ला के बात करना। अब कई बार अपने आप को, मैंने कहा कि अपने दूसरे के विचार बेकार हैं और मेरे ही हमेशा अच्छे हैं, है ना। तो रिजेक्टिंग अदर पीपल थॉट्स, आइडियाज, एनीथिंग, ओपिनियन, या किसी को डरा के रखना कि नहीं हमें तुमसे ज्यादा आता है, और लाइक जस्ट द अदर पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इन सब ये वायलेंस है। तो अगर ये इस पे हम ध्यान दें और हर इंसान शांति की तरफ बढ़े, तो ना केवल जैसे मैंने बोला, एक परिवार, एक शांति प्रिय परिवार होगा, एक परिवार फलेगा, बढ़ेगा और आगे चलेगा, बल्कि हमारा समाज, अगर हर परिवार अपने लिए ऐसा काम करे, तो हमारा समाज एक बहुत ही शांत और समृद्ध समाज होगा। जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो भी करते हैं, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी पर्सनैलिटी बन रही है, वो दो तरीके से है। उसमें मोटिवेशन दो तरीके के हैं, एक है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे हमें किसी ने अंदर से ही बड़ा मजा आ रहा है, जैसे कि गाना गाने का शौक है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, है ना। तो इससे भी हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल रहा है ना। किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा है, किसी का कोई पैशन है, किसी को डांस का शौक है। तो डिफरेंट तरह के जो आपका एंटरटेनमेंट है, एक्सरसाइज का है, एथलीट हो, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जैसे कि आपको भाई इस काम का पैसा मिल रहा है, इसका प्रमोशन मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उस तरह से काम करते हो। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों ही जरूरी हैं, किसी भी, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्सनैलिटी आपकी एक इंडिविजुअल इंसान की है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बाहरी है। आपको बाहरी काम करना है और अंदर आंतरिक रूप से भी उस पर काम करना है। और ऐसा नहीं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी, आप किसी और को बहुत एडमायर करते हैं, तो आप डेफिनेटली उससे बन सकते हैं। आपको देखना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आप निरंतर बदल रहे हैं, और आप ऐसे काम करें कि आप खुद शांत रहें, आपका समाज शांत बनाएं, खुद समृद्ध हो, अपना समाज समृद्ध हो, ताकि, क्योंकि ये दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो आई वुड लाइक टू एंड विद दिस कोट दैट नो वन कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगिनिंग। जो हो गया सो हो गया, बट एनीवन कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग, राइट। और जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, इफ आई हैव द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट, इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। ठीक है। तो आप सब
एक सुख समृद्ध व्यक्तित्व बनाइए, अच्छा व्यक्तित्व बनाइए, पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाइए और अपने समाज को भी की तरफ कंट्रीब्यूट कीजिए और हमारा समाज भी सुखी और समृद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार।